नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, हमें यहाँ रिक्त स्थान भरने हैं। प्रश्न इस प्रकार से कि वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ स्थित होता है, बहिर्भाग में होता है कि अभ्यंतर में होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो वृत्त है उसका जो केंद्र है वो वृत्त के अंदर स्थित होता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ आंसर आएगा अभ्यंतर। सेकंड है बच्चों, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के खाली जगह में होता है। ठीक है, इस प्रश्न को समझने के लिए जैसे कि एक बिंदु हमें लेना है, तो वो बिंदु हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं P। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी माना ये है। वो कह रहे हैं कि जो वृत्त की केंद्र, इस बिंदु की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से भी ज्यादा है। त्रिज्या होती है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो बिंदु की जो दूरी है वो त्रिज्या से भी ज्यादा है। अगर त्रिज्या से ज्यादा है तो वो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो इसमें आंसर आएगा कि वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होगा, बहिर्भाग में स्थित होगा। तो इसमें आंसर आएगा, हमने यहाँ रिक्त स्थान में लिखा है बहिर्भाग। ठीक है, थर्ड है बच्चों, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होती है, रिक्त स्थान है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा का मतलब है कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, जैसे कि हम यहाँ पे एक बिंदु ले रहे हैं ए, एक बिंदु ले रहे हैं बी, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं जीवा। ठीक है, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो तो प्राप्त रेखाखंड कहलाता है जीवा। जीवा तो वृत्त में कई सारी जीवाएं खींची जा सकती है, जैसे कि एक ये जीवा है, एक ये जीवा है। वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। तो यहाँ प्रश्न इस तरह से है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त के केंद्र से गुजरेगी, और वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो होगी वो त्रिज्या से डबल होगी, यानी वो कहलाएगी उसका व्यास। तो वो होगी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। तो यहाँ पे आएगा व्यास। चौथा है बच्चों कि एक चाप रिक्त स्थान होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। सबसे पहले हम समझेंगे चाप क्या होता है। जैसे अगर अपन यहाँ पे एक बिंदु ले लें P, एक बिंदु ले लें Q, तो P से Q तक दो बिंदुओं के बीच का जो भाग है वृत्त का वो कहलाता है चाप। तो P से Q जो है वो कहलाएगा चाप। तो यहाँ PQ चाप है। अच्छा, वो कह रहे कि एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। तो हम यहाँ पे इस तरह से अगर व्यास खींच दें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चाप है PQ, इसका जो सिरा है P और Q, ये व्यास का सिरे है, व्यास है यहाँ पे PQ। तो जब किसी चाप के सिरे व्यास के सिरे हो तो ऐसे चाप को हम कहते हैं अर्धवृत्त। ऐसे चाप को हम कहेंगे अर्धवृत्त। तो यहां रिक्त स्थान में आएगा अर्धवृत्त। तो रिक्त स्थान होगा अर्धवृत्त। अगला करने से पहले बच्चों यहां देखिए कि ये वृत्त है, ये वृत्त में एक जीवा है जो वृत्त के दो बिंदु A तथा B को आपस में मिलाती है। तो इस जीवा का नाम है AB। ठीक है, और हमें पता होना चाहिए कि जो प्रत्येक जीवा है, जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है, एक वृत्त के इधर का भाग, एक नीचे वाला भाग। तो प्रत्येक जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है और हर भाग कहलाता है वृत्तखंड। ऊपर वाला भाग भी वृत्तखंड और नीचे वाला भाग भी होगा वृत्तखंड। लेकिन जो भाग हमें बड़ा दिखेगा उसको हम कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड और ये होगा लघु वृत्तखंड। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो वृत्तखंड है ये एक तो जीवा से बनता है और एक चाप से बनता है। तो वृत्तखंड चाप और जीवा से घिरा हुआ होता है। ठीक है, पांचवा क्या है कि वृत्तखंड जो है एक चाप और
के बीच का भाग होता है। तो यहाँ रिक्त स्थान में हमें लिखना पड़ेगा कि वृत्तखंड जो होता है वो एक चाप और जीवा, तो यहाँ पे आएगा जीवा। वृत्तखंड जो होता है वो एक चाप तथा जीवा के मध्य का भाग होता है। नंबर 6, एक वृत्त जिस तल में होता है उसे डैश डैश भागों में विभाजित करता है। तो एक वृत्त जो है किसी तल को कितने भागों में विभाजित करता है उसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए कि एक हम यहाँ वृत्त देख रहे हैं जिसका केंद्र O है, वृत्त पर स्थित है बिंदु P, वृत्त के बाहर है बिंदु Q, और ये जो बोर्ड है ये एक समतल है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो वृत्त है वो इस समतल को 3 भागों में विभाजित करेगा। एक तो भाग होगा जो वृत्त के बाहर होगा, पहला भाग, दूसरा भाग होगा जो वृत्त है, और तीसरा भाग होगा जो वृत्त के अंदर है, अभ्यंतर है। तो हम कह सकते हैं कि एक वृत्त जिस तल में होगा उसको यह 3 भागों में विभाजित करता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, हमें यहाँ बताना है कि ये कथन जो हमें दिए गए हैं ये सत्य है या असत्य, कारण भी देना है। पहला कथन है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। कथन को ध्यान से देखिए, वो कह रहा है कि वृत्त जो होता है इसके केंद्र को, वृत्त के केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिला दे। वृत्त पर जैसे कोई बिंदु हम यहाँ ले रहे हैं, इससे अगर इसको मिला दे, केंद्र को इससे मिला दे, तो ये जो रेखा होगी ये त्रिज्या होगी, जो कि सत्य है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से हम मिलाते हैं तो प्राप्त रेखाखंड त्रिज्या होता है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे दिया गया कथन सत्य है। तो हमने आंसर लिखा कि दिया गया कथन सत्य है। सेकंड, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि एक वृत्त में समान लंबाई की कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। तो जैसे कि ये जीवा है और इसी के बराबर हम एक जीवा ये और खींच देते हैं, इसी के बराबर जीवा इस तरह से भी खींच सकते हैं, एक और जीवा ऐसे खींच सकते हैं। तो हम यहाँ ये कहेंगे कि समान लंबाई की जो है वो अनंत जीवाएं इसमें खींची जा सकती, अनंत, अनंत मतलब अनेक, अपरिमित जीवाएं खींची जा सकती है। तो एक वृत्त में समान लंबाई की अनंत जीवाएं खींची जा सकती है जिनको गिना नहीं जा सकता। परिमित का मतलब तो होता है गिना जा सकता है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमने देखा कि एक वृत्त में समान लंबाई की अपरिमित मतलब अनेक जीवाएं खींची जा सकती है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर इस तरह से होगा कि दिया गया जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि एक वृत्त में समान लंबाई की हम अनेक जीवाएं खींच सकते हैं जिनकी संख्या अनंत होगी, जिनको गिना नहीं जा सकता है। अब हम देखेंगे इसका थर्ड में कथन दिया गया है कि यदि एक वृत्त को 3 समान भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घचाप होगा। तो इसमें जो कथन दे रखा है कि एक वृत्त को 3 समान भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो 3 समान भागों में हम यहाँ पे विभाजित कर देते हैं इस तरह से। तो एक भाग तो हो गया यहाँ से यहाँ तक, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। तो हमने यहाँ पर इसको 3 समान भागों में विभाजित कर दिया। तो ये भी चाप है, वृत्त का प्रत्येक भाग चाप कहलाता है, लेकिन ये सारे ही बराबर हैं क्योंकि हमने इनको समान भागों में विभाजित किया है। तो ये सब कहलाएंगे समान चाप। इनमें कोई भी बड़ा नहीं होगा, कोई भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि सारे चाप आपस में बराबर हैं। तो ये दीर्घ चाप नहीं होंगे, न लघु चाप होंगे, ये सभी चाप आपस में समान होंगे। तो ये जो कथन दे रखा है ये असत्य है। जब तीनों चाप समान है तो फिर यहाँ पर कोई भी दीर्घ चाप नहीं होगा। तो हमने आंसर लिखा कि दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि सभी चाप आपस में समान होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, इसका चौथा, 5वां, 6ठा हमने यहाँ पे लिखा है। चौथा में कथन है कि एक वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी है, वृत्त का व्यास होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो त्रिज्या से डबल होगा वो कहलाता है वृत्त का व्यास। व्यास हमेशा त्रिज्या से डबल होता है। तो हम कहेंगे ये कथन सत्य है, दिया गया कथन सत्य है। 5th, इसमें लिखा हुआ है कि त्रिज्य खंड जो है जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है।
तो हम पहले इसको समझते हैं। त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड कि जैसे एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, केंद्र को हम O से दर्शाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दो बिंदु हैं A और B, तो हम O को A से मिला दें तो एक त्रिज्या आ जाएगी OA, और ये भी है त्रिज्या। तो ये क्योंकि केंद्र से वृत्त तक पहुंचा है ये रेखाखंड त्रिज्या और ये त्रिज्या, तो दो त्रिज्या और ये चाप, तो दो त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इस प्रकार दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। अब प्रश्न देखिए कि त्रिज्यखंड जो है वो जीवा तथा संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो त्रिज्यखंड होता है वो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, न कि जीवा। तो यहाँ इन्होंने जो जीवा लिखा है ये गलत है। त्रिज्यखंड जो है दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, तो हम कहेंगे ये कथन असत्य है। तो हमने आंसर लिखा है बच्चों कि दिया गया जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि जो त्रिज्यखंड होता है वो दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का क्षेत्र होता है, न कि जीवा और चाप के बीच का। ठीक है, तो ये कथन असत्य है। नंबर 6, वो कह रहे हैं कि वृत्त एक समतलीय आकृति है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि वृत्त को एक समतल में बनाया जा सकता है। जैसे कि एक बोर्ड एक समतल है, तो जो भी एक प्लेन में बन जाएंगे, जैसे कि आयत है, वर्ग है, जिन्हें एक समतल में बनाया जा सके वो आकृतियां समतलीय आकृतियां होती है। तो हम कहेंगे हाँ, वृत्त एक समतलीय आकृति होता है, यानी दिया गया कथन सत्य है। तो हमने लिखा हाँ, दिया गया कथन सत्य है। बच्चों ये थी एक्सरसाइज 10.1। बाकी और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।